गुप्त संबंधों से लेकर सेट पर अजेय आकर्षण तक हॉलीवुड के सुनहरे द्वार के कुछ सितारे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सके, लेकिन प्रलोभन में लिप्त होना अपने साथ ही समस्याएं लेकर आया और इन सितारों के लिए एक अप्रत्याशित संतान इसका परिणाम बनी। इन सितारों ने इन संतानों को कैसे संभाला, यह अलग अलग था। वास्तव में कुछ ने इसे इतना गुप्त रखा कि सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जूडी लुइस। एक ऐसी दुनिया में जहां रहस्य शायद ही छिपे रहते हैं, हॉलीवुड में जूडी लेविस की पितृत्व की चर्चा और अटकलों का विषय बन गया। यह नजरअंदाज करना मुश्किल था कि वह कितनी मशहूर क्लार्क गेबल की तरह लगती थी। फिर भी जूडी इस विश्वास के साथ बड़ी हुई कि वह गोद ली गई थी। कहानी तब शुरू हुई जब क्लार्क गेबल और लोरेटा यंग, दो प्रमुख सितारे, पहली बार फिल्म सेट्स पर मिले थे, जो चमकीली स्टूडियो लाइट से नहाए हुए थे। शुरुआत में वे केवल सहकर्मी थे, लेकिन समय के साथ उनका व्यावसायिक संबंध कुछ और में बदल गया। गेबल, जिन्हें हॉलीवुड का किंग कहा जाता था, और यंग, जिनकी स्वर्गिक सुंदरता और शिष्टता थी, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का विरोध नहीं कर सके। हालांकि उनके आकर्षण ने अफवाहों को जन्म दिया, उनका स्क्रीन के बाहर का रोमांस जनता और स्टूडियो के मालिकों की चौकस नजरों से छिपा रहा। बंद दरवाजों के पीछे उनका जुनून प्रबल होता गया, उस युग की कठोर नैतिक सीमाओं को तोड़ते हुए। लोरेटा, जिन्हें अक्सर हॉलीवुड में शिष्टता और सदाचार का प्रतीक माना जाता था, की सार्वजनिक छवि शालीनता और नैतिक अखंडता पर आधारित थी। वह अपने काम के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी और विशेष रूप से हॉलीवुड के रूढ़िवादी दौर में एक आदर्श के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। दूसरी ओर, हालांकि गेबल के पास आकर्षण और प्रतिभा थी, उनकी विरासत थोड़ी जटिल थी। उनका व्यक्तिगत जीवन कई विवाहों और विवाहेतर संबंधों से चिह्नित था, जो अक्सर उनके पर्दे पर काम को आच्छादित कर देते थे। यद्यपि उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता था, पर्दे के पीछे उनकी छवि थोड़ी मिश्रित थी। उनका प्रेम संबंध हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह सकता था, अगर उनके प्रेम बच्चे जूडी लुइस के आगमन के लिए नहीं होता। लोरेटा यंग ने अपनी बेटी को बाहरी दुनिया के निर्णय से बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, सत्य को भरोसेमंद दोस्तों के करीबी दायरे में रखा। हालांकि जैसे जैसे जूडी बड़ी हुई, उसकी गेबल से मजबूत समानता को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। गुप्त प्रेम संबंध को छुपाना कठिन हो गया। इस धोखे को बनाए रखने के लिए लोरेटा ने जूडी को बताया कि उसे गोद लिया गया था। जब जूडी 15 साल की थी, उसने अपनी मां के घर पर क्लार्क गेबल से पहली बार मुलाकात की। हालांकि उनके असली संबंध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। जूडी ने अपनी जिंदगी यह विश्वास करते हुए बिताई कि उन्हें गोद लिया गया है, और उन्होंने उन्हें मशहूर अभिनेता से जोड़ने वाली किसी भी अफवाह को खारिज कर दिया। लेकिन अधिकांश रहस्यों की तरह सच अंततः सामने आ ही गया। जूडी लेविस ने अपने विवाह के दिन 30 साल की उम्र में इस चौंकाने वाले सच को जाना। चर्चाओं को सुनकर और असंदिग्ध समानता देखकर उन्होंने अपनी मां का सामना किया और जवाब मांगे। भावनाओं से अभिभूत होकर लोरेटा ने अंततः स्वीकार किया कि क्लार्क गेबल वास्तव में जूडी के पिता थे। इस खुलासे ने हॉलीवुड में हलचल मचा दी और इसके सबसे बड़े सितारों की छवि को धूमिल कर दिया। जूडी ने अपनी आत्मकथा अनकॉमन नॉलेज में अपनी कहानी साझा की, जहां उन्होंने पुष्टि की कि वह वास्तव में प्रतिष्ठित क्लार्क गेबल की बेटी थी। इस खोज ने उनके स्वयं के और दुनिया में उनकी जगह के प्रति उनकी समझ को पुनर्गठित किया, एक ऐसे रहस्य पर प्रकाश डाला जिसे दशकों से सावधानी पूर्वक छुपाकर रखा गया था। स्कॉट ईस्टवुड अपनी खुद की विरासत बना रहे हैं। जब आप स्कॉट को देखते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह महान क्लिंट ईस्टवुड का बिल्कुल सही संतान है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि यह आधिकारिक जन्म नहीं था। स्कॉट एक ऐसे संबंध का परिणाम थे जो इतना लंबा चला कि अंततः सभी को पता चल गया। 1980 के दशक में जब क्लिंट ईस्टवुड की शादी अभी भी हो रखी थी, उनका एक विमान परिचारिका जैसलीन रीव्स के साथ संबंध था। इस रिश्ते से 1986 में स्कॉट और उनकी बहन कैथरीन का जन्म हुआ। उस समय के कई मशहूर हस्तियों के विपरीत, जिन्होंने विवाह से बाहर जन्मे बच्चों से दूरी बना ली, क्लिंट ने शुरू से ही अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ली। वह उनकी जिंदगी में मौजूद रहे और उन्हें कीमती जीवन पाठ सिखाना सुनिश्चित किया। बचपन में स्कॉट ने अपने शुरुआती साल अपने पिता के रैंच में उत्तरी कैलिफोर्निया में बिताए। अक्सर क्लिंट के साथ फिल्में सेट्स का हिस्सा होने के कारण फिल्म निर्माण के बीच में बड़ा होने से स्कॉट का अभिनय और कहानी कहने के प्रति जुनून बढ़ा। हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के बेटे होने के बावजूद स्कॉट क्लिंट की प्रसिद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने जल्दी ही तय कर लिया कि वे अपनी पहचान खुद बनाएंगे और विशेष व्यवहार से बचने के लिए अपनी मां के उपनाम रीव्स के तहत ऑडिशन देने का निर्णय लिया। क्लिंट, जिन्होंने महामंदी जैसे कठिन समय के दौरान अपनी करियर की नींव रखी थी, ने यह सुनिश्चित किया कि स्कॉट मेहनत के महत्व को समझें। स्कॉट के शुरुआती दिन ग्लैमरस नहीं थे। उन्होंने सैन डिएगो में एक बारटेंडर के रूप में काम किया, जबकि लॉस एंजलिस में ऑडिशन का प्रबंधन करते थे। यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि वह उद्योग में अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं और अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लेते। वह दृढ़ संकल्प काम आया।
स्कॉट ने अंततः अपनी जगह बनाई, फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं हासिल करते हुए, जैसे द वॉर युद्ध ड्रामा फ्यूरी, जहां उन्होंने ब्रैड पिट और शिया लाबियोफ के साथ काम किया, और रोमांटिक ड्रामा द लॉन्गेस्ट राइड, जो निकोलस स्पार्क्स के उपन्यास पर आधारित है। इन भूमिकाओं ने उनके स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता को प्रदर्शित किया, और अपने पिता की तरह स्कॉट अपने शिल्प के प्रति समर्पण के साथ कार्य करते हैं, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन स्कॉट की महत्वाकांक्षाएं अभिनय तक सीमित नहीं रहीं। क्लिंट के कदमों का अनुसरण करते हुए उन्होंने निर्माण और निर्देशन में कदम रखा है। फिल्म निर्माण के प्रति उनका जुनून केवल कैमरे के सामने होने तक सीमित नहीं है, वह उद्योग के हर पहलू को तलाशने के लिए उत्सुक हैं। अपने करियर को विविधता प्रदान करने का उनका निर्णय उनकी कहानी कहने की प्रतिबद्धता और एक स्थायी प्रभाव बनाने की इच्छा को दर्शाता है। हॉलीवुड, हालांकि क्लिंट ईस्टवुड की छाया हमेशा बड़ी रहेगी, स्कॉट ईस्टवुड ने खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में साबित किया है। कड़ी मेहनत करने, विविध भूमिकाएं लेने और उद्योग की चुनौतियों से कभी न डरने के द्वारा स्कॉट ने सफलतापूर्वक अपना नाम बनाया है। उनकी यात्रा एक प्रसिद्ध अंतिम नाम के साथ शुरू हो सकती है, लेकिन आज स्कॉट ईस्टवुड की विरासत वह है जिसे उन्होंने अपने शर्तों पर प्राप्त किया है। कैरल एन, चार्ली चैपलिन की बेटी। चार्ली चैपलिन, फिल्म इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक, ने अपने ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व, विशेष रूप से एट द ट्रैम्प के रूप में, दशकों तक विश्व भर के दर्शकों को मोहित किया। अपने करियर के अधिकांश हिस्से में चैपलिन को एक अच्छे पारिवारिक अनुकूल अभिनेता के रूप में मनाया गया था, लेकिन कैमरे के पीछे उनका व्यक्तिगत जीवन कहीं अधिक जटिल था, विशेष रूप से जब यह महिलाओं के साथ उनके संबंधों की बात आती थी। उसकी युवा महिलाओं के प्रति पसंद को लेकर अफवाहें थीं, और ये अफवाहें तब गंभीर हो गईं जब आरोप लगे कि उसने एक बहुत छोटी महिला के साथ एक बच्चा पैदा किया है, जिसका उन्होंने बाद में जोरदार खंडन किया। 1940 के दशक की शुरुआत में चैपलिन की शादी उनकी तीसरी पत्नी अभिनेत्री पॉलेट गोडार्ड से हुई थी, जब उनकी मुलाकात एक युवा अभिनेत्री जॉन बैरी से हुई। उनकी खूबसूरती और प्रतिभा से प्रभावित होकर चैपलिन ने जल्दी से बैरी को अपने संरक्षण में ले लिया, उसे अपनी फिल्म परियोजना शैडोज और सब्सटेंस में काम दिया। उनका पेशेवर संबंध जल्द ही व्यक्तिगत संबंध में बदल गया और वे रोमांटिक रूप से जुड़ गए। उनका प्रेम प्रसंग हॉलीवुड में एक खुला रहस्य था, और बैरी के करियर में चैपलिन का प्रभाव यह संकेत देता था कि दोनों कितने करीब आ गए थे। चीजें तब गंभीर हो गईं जब बैरी ने 1943 में चैपलिन के खिलाफ पितृत्व का मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि वह उनकी संतान कैरल एनी के पिता थे, जिसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1943। इस आरोप ने एक घटनाओं की श्रृंखला को जन्म दिया जिसने चैपलिन की सावधानी से बनाई गई सार्वजनिक छवि को हिला दिया। छवि जॉन बैरी के मुकदमे ने FBI जांच को प्रेरित किया, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि जे एडगर हूवर ने किया, जिनकी चैपलिन के खिलाफ राजनीतिक दृष्टिकोणों के कारण व्यक्तिगत दुश्मनी थी। FBI की जांच में उनके संबंधों का खुलासा हुआ, जिसमें यह भी शामिल था कि चैपलिन ने बैरी को 1942 में लॉस एंजलिस उड़ाया था, जहां वे अंतरंग संबंधों में लगे थे। बैरी के आरोपों में यह दावा भी शामिल था कि चैपलिन ने उसे अन्य पुरुषों से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिससे पितृत्व मामले को और जटिल बना दिया। हालांकि उनके संबंध की प्रकृति के बावजूद चैपलिन ने कैरोल एनी का पिता होने से जोरदार इनकार किया। उनके इनकार ने हालांकि बैरी को मामले को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने से नहीं रोका। पितृत्व मामले की स्कैंडलस प्रकृति ने जनता का ध्यान आकर्षित किया। चैपलिन के पहले से ही विवादास्पद जीवन में नाटक की एक और परत जोड़ दी। जब मामला अदालत में गया, 3 से अधिक रक्त परीक्षण किए गए, जिनमें से सभी ने संकेत दिया कि चैपलिन कैरल एन के जैविक पिता नहीं थे। हालांकि जोआन बैरी ने इन परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, प्रयोगशालाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अपनी लड़ाई जारी रखी। एक आश्चर्यजनक मोड़ में वैज्ञानिक साक्ष्य के बावजूद दूसरी जूरी ट्रायल 11 से 1 वोट के साथ समाप्त हुई, जिसमें चैपलिन को पिता नामित किया गया। इसके बाद चैपलिन को कैरोल एन के लिए बाल पोषण भत्ता देने का आदेश दिया गया। यह निर्णय जनता को चौंका देने वाला था। पूरी घटना, जिसमें मुकदमे और नकारात्मक प्रेस शामिल थे, ने चैपलिन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। कानूनी आदेश के बावजूद चाइल्ड सपोर्ट देने के लिए चैपलिन ने कभी भी कैरोल एन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपनी निर्दोषता बनाए रखी। पितृत्व, इस घोटाले के व्यापक परिणाम भी थे। चैपलिन के राजनीतिक विचार और बहुत कम उम्र की महिलाओं के साथ उनके संबंधों की गहन जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1950 के दशक में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने का निर्णय लिया। जोआन बैरी के लिए यह अफेयर और कानूनी लड़ाई उनके अभिनय करियर के पतन की शुरुआत थी, जिससे वह काफी हद तक भुला दी गई। हॉलीवुड, कैरोल एन, जो हॉलीवुड की सबसे कुख्यात पितृत्व लड़ाइयों के केंद्र में थी, अपनी मां की न्याय पाने की अथक कोशिशों की छाया में बड़ी हुई। चैपलिन का जटिल निजी जीवन, विशेष रूप से महिलाओं के साथ उनके संबंध, उनकी विरासत का एक विवादास्पद पहलू बना हुआ है। कैरोल एन से जुड़ा पितृत्व मामला हॉलीवुड के इतिहास में सबसे चर्चित स्कैंडल्स में से एक बना हुआ है। प्रसिद्ध स्टार के एक अलग पक्ष का खुलासा करते हुए
जिसे कई प्रशंसकों ने पहले नहीं देखा था। रॉबर्टो रोसेलिनी और इंग्रिड बर्गमैन। कई वर्षों तक इंग्रिड बर्गमैन हॉलीवुड की प्रिय थी, एक स्वीडिश अभिनेत्री जो अपनी अद्भुत अदाकारी और प्राकृतिक आकर्षण के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रसिद्धि जर्मन और स्वीडिश फिल्मों में हासिल की, लेकिन जल्दी ही हॉलीवुड से बुलावा आ गया। 1930 के दशक के अंत तक वह अमेरिका की सिनेमा स्क्रीन पर दिखाई देने लगी और उनका करियर निरंतर उन्नति पर था। इंटरमेजो जैसी फिल्मों ने उन्हें एक जाना पहचाना नाम बना दिया और जल्द ही उन्हें इंटरमेजो, एक प्रेम कहानी, मेन कास्ट किया गया, जो उनकी अमेरिकी फिल्म शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में नाटकीय मोड़ आ गया। 1940 के दशक के मध्य में अपने पहले पति पीटर लिंडस्ट्रॉम के साथ विवाहित होते हुए बर्गमैन ने प्रसिद्ध इटालियन निर्देशक रॉबर्टो रोसेलिनी से मुलाकात की। जो एक पेशेवर संबंध के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही कुछ अधिक अंतरंग हो गया जब उन्होंने रोसेलिनी को उनके काम की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा। उनका संबंध खिल उठा और जल्द ही बर्गमैन ने खुद को उनके प्यार में पाया। दोनों उस समय शादीशुदा थे, बर्गमैन लिंडस्ट्रॉम से और रोसेलिनी अपनी पत्नी से, और यह संबंध उस युग में गहन रूप से स्कैंडल माना जाता था जब नैतिक मूल्यों और पारिवारिक एकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। शुरुआत में उन्होंने अपने संबंध को छुपाए रखने में सफल रहे, लेकिन समय के साथ अफवाहें फैलने लगीं और उनका राज छुपाना मुश्किल हो गया। इस अफेयर को और भी चौंकाने वाला बनाता था बर्गमैन की स्वच्छ सार्वजनिक छवि। अपनी कृपा और ईमानदारी के लिए जानी जाने वाली उन्हें अक्सर शिष्टता और पेशेवर कौशल का आदर्श माना जाता था। हॉलीवुड के अपने कई समकक्षों के विपरीत वह कभी विवाद में नहीं पड़ी थी और उनकी प्राकृतिक सुंदरता को उनके अभिनय कौशल जितना ही सराहा जाता था। बर्गमैन को अछूत माना जाता था, जिससे रोसेलिनी के साथ उनके संबंध की खबर एक बड़ा स्कैंडल बन गई। जब यह संबंध सार्वजनिक हुआ तो प्रतिक्रिया तुरंत और उग्र थी। इंग्रिड बर्गमैन, जो कभी प्रशंसकों और फिल्म निर्माताओं की प्यारी थीं, अब धार्मिक समूहों, राजनीतिक नेताओं और जनता द्वारा निंदा की जा रही थी। उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। स्टूडियो ने उन्हें भूमिकाओं में लेने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि उनकी मौजूदगी ही फिल्म का बहिष्कार करा सकती है। उन्हें व्यभिचारिणी का लेबल दिया गया और उनकी साफ सुथरी छवि जनता की जांच के दबाव में तेजी से बिखर गई। लेकिन जब दुनिया ने उनकी निंदा की, बर्गमैन और रोसेलिनी का प्यार और मजबूत होता गया। रोसेलिनी ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और बर्गमैन ने अपने पति को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लिंडस्ट्रॉम से उसका तलाक एक कटु कानूनी लड़ाई में बदल गया और वह उसे बिना लड़े छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस उथल पुथल के बावजूद बर्गमैन ने खुद को रोसेलिनी के बच्चे के साथ गर्भवती पाया और 2 फरवरी 1950 को उसने रोम में उनके बेटे को जन्म दिया। उस समय वे अभी भी अविवाहित थे और उनका बच्चा विवाह से बाहर पैदा हुआ, जिससे यह कांड और भी बढ़ गया। एक ऐसे युग में जब विवाह के बाहर बच्चा होना अपमानजनक माना जाता था, बर्गमैन और रोसेलिनी का अपने संबंध और बच्चे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का निर्णय हंगामा खड़ा कर गया। अमेरिकी सांसद एडविन सी. जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से बर्गमैन की निंदा की, उन्हें अमेरिकी नारीत्व के लिए अपमान बताया। उसके देश स्वीडन ने भी अपनी नाखुशी जताई और अंतरराष्ट्रीय प्रेस ने इसका जमकर फायदा उठाया। एक ही रात में इंग्रिड बर्गमैन दुनिया की सबसे प्रिय अभिनेत्रियों में से एक से सबसे अधिक आलोचना की जाने वाली बन गई। फिर भी कड़ी आलोचना और सार्वजनिक अपमान के बावजूद बर्गमैन अपने रोसेलिनी के प्रति प्रेम और नए परिवार के साथ खड़ी रहीं। अंततः उन्होंने और रोसेलिनी ने शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए। उनका पहला बेटा, जो अब 70 के दशक में है, कथित तौर पर इटली में एक रियल एस्टेट निवेशक और स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करता था। जिस अफेयर ने दुनिया को हिला दिया, उसने केवल बर्गमैन की सार्वजनिक छवि को ही नहीं बदला, इसने उनके करियर को भी बदल दिया। वह रोसेलिनी के साथ काम करना जारी रखी, लेकिन हॉलीवुड को उन्हें वापस स्वीकार करने में सालों लग गए। फिर भी इस सब के दौरान बर्गमैन ने अपने चुनावों पर कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय प्रेम को चुना और इसके साथ आने वाली चुनौतियों का सामना किया। उनका रोमांस, जिसे कभी दुनिया द्वारा निंदा की गई थी, अंततः इतिहास में हॉलीवुड की सबसे कुख्यात फिर भी भावुक प्रेम कहानियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई। जैक निकोलसन, आश्चर्यों से भरी हुई एक जिंदगी। जैक निकोलसन नाम हॉलीवुड का पर्याय है। उनकी फिल्में, किरदार और अभिनय ने दुनिया भर के दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। लेकिन जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, वह यह है कि निकोलसन की व्यक्तिगत कहानी उतनी ही जटिल और रोचक है जितने कि उनके द्वारा पर्दे पर निभाए गए किरदार। 1937 में जन्मे जैक निकोलसन बड़े हुए यह मानकर कि उनकी मां जून वास्तव में उनकी बड़ी बहन थी और उनकी दादी एथेल में उनकी असली मां थी। उनके जन्म से जुड़े विवाद के कारण उनके परिवार की सच्चाई उनसे छुपाई गई थी। उनके जैविक पिता डोनाल्ड फॉर्शिलो पहले से ही शादीशुदा थे जब उनका 17 वर्षीय जून, जो एक युवा शो गर्ल थी, के साथ अफेयर हुआ। जून
जो बहुत छोटी थी और गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी, ने अपने माता पिता को, जैक को, अपने बेटे के रूप में पालने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप जैक बड़ा हुआ। ये सोचकर बड़ा हुआ कि उसके दादा दादी उसके माता पिता हैं और उसकी मां उसकी बहन है। ये रहस्य दशकों तक दबा रहा, जब तक कि 1974 में जैक 37 साल का नहीं हो गया। तब उसे अपने माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चला, जो किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात होती, विशेषकर उसके लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अलग कहानी पर विश्वास करते हुए बिताई थी। मगर जैक, जो अपनी दृढ़ता के लिए जाना जाता था, ने इस रहस्योद्घाटन को खुद के लिए बाधा नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने एक असाधारण करियर बनाया। अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक बन गए। उनका व्यक्तिगत जीवन भी उनके करियर जैसा ही रंगीन था। 1960 के दशक में जैक की शादी अभिनेत्री सैंड्रा नाइट से हुई थी और इस जोड़े की एक बेटी थी जिसका नाम जेनिफर था। हालांकि उनके रोमांटिक रिश्ते हमेशा पारंपरिक रास्तों पर नहीं चले। अभिनेत्री एंजेलिका हस्टन के साथ अपने 17 वर्ष के रिश्ते के दौरान जैक ने दूसरी महिला के साथ एक बेटी हनी हॉलमैन को जन्म दिया। साथ ही उसी अवधि में अभिनेत्री रेबेका ब्रोसार्ड के साथ उनकी एक बेटी लोराइन भी थी। जैक के रोमांटिक उलझनों ने उनके व्यक्तिगत जीवन में जटिलताएं जोड़ दी, लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। अभिनेत्री सुसान एन्स्पाश ने दावा किया कि उनका बेटा कैलिब गॉडर्ड भी जैक का बच्चा था। अपने निजी जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद निकोलसन ने कभी भी खुद को ड्रामा में नहीं डूबने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाई। जटिल और नैतिक रूप से अस्पष्ट चरित्रों को चित्रित करने के लिए जाने जाने वाले जैक निकोलसन ने अपनी यादगार प्रस्तुतियों के साथ फिल्म इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनका वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट में 1975 में रेंडल मैकमर्फी का किरदार निभाना उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पहला अकादमी पुरस्कार दिलाने का कारण बना, जो एक हॉलीवुड के तौर पर उनके दर्जे को मजबूत करता है। बढ़िया, लेकिन निकोलसन यहां नहीं रुके। स्टैनली क्यूब्रिक की द शाइनिंग 1980 में जैक टॉरेंस के रूप में उनकी डरावनी भूमिका हॉरर सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित प्रस्तुतियों में से एक बनी हुई है। उनकी उल्लेखनीय शैली फिल्में जैसे चाइना टाउन, टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट में भी जारी रही। बैटमैन, एज गुड एज इट गेट्स, एंड अबाउट श्मिट, जो उन्हें अब तक के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक बनाता है। जैक निकोलसन की कहानी यह साबित करती है कि दृढ़ता में कितनी शक्ति होती है। जटिल पारिवारिक पृष्ठभूमि और उथल पुथल भरे निजी जीवन के बावजूद उन्होंने अपने सपने को सच किया और एक प्रतिष्ठित अभिनेता बने, जिन्होंने पीढ़ियों के दर्शकों को मोहित किया। उनकी प्रसिद्ध मुस्कान के पीछे एक दिलचस्प जीवन छुपा है, जो चुनौतियों, सफलताओं से भरा हुआ है और एक विरासत है जो प्रेरणा देती रहती है।